जय हिंद। प्रैक्टिस सेट के डिस्कशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप जैसे जानते हैं, कहने की जरूरत ही नहीं है, इम्पैक्ट है तो मुमकिन है। बस ध्यान से पढ़ना है, जो मटेरियल दिया गया है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। सब कुछ मुमकिन है अगर इम्पैक्ट है तो। अगर आपका हौसला है, आपका जोश है और हम लोग का गाइडेंस है तो कुछ भी असंभव नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। जय हिंद, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, राम राम, हर चीज। और क्लास को स्टार्ट करते हैं। पैसेज है, पैसेज आपके सामने। पैसेज को डिस्कस करने का तरीका बता रखा है। पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। पहले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, पहले क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, फिर हम लोग पैराग्राफ में आएंगे। पहले क्वेश्चन की तरफ चलना है, देखना है कि व्हाट इज मींट बाय प्रोग्राम्ड आवर लाइव्स। क्या इससे हमें कुछ क्वेश्चन का कुछ समझ में आ रहा है कि वी हैव सेट अ मैकेनिकल रूटीन, वी लाइक टू बिकम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। ये तो ऐसे जैसे ये ऑप्शन विकल्प कर वी इट व्हाट इज मीन बाय प्रोग्राम और लाइव्स। तो इसका मतलब क्या है, सब की बात कर रहे हैं तो सब क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता दुनिया में। ये तो बात ही नहीं बनाई, ये आंसर ही क्या होगा, बेतुका हो गया, बात ही बेतुकी हो गई है। वी गिव वेरियस प्रोग्राम्स, ये हो सकता है। वी गिव अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कि ये तो हम तो इंस्ट्रक्शन देते हैं, हम तो ये तो सबको हम लोग इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, ये हर इंसान इंस्ट्रक्शन देता है ऐसा भी नहीं है। तो ये भी बेकार का सेंटेंस है कि भाई क्या हम सभी सबको ऑर्डर ही देता रहता है, क्या ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे इंसान है जो किसी को ऑर्डर नहीं दे सकते, किसी को ऑर्डर देने की कंडीशन में नहीं रहते। तो ये सेंस भी बहुत अप्रोप्रिएट बना नहीं। ये दो ऑप्शन तो छूट गया। इसका मतलब वी और थ्री, उसमें अगर ठीक से देखें तो पहला ऑप्शन प्रोग्राम लाइफ से पहला ऑप्शन साफ साफ दिख रहा है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये पहला ऑप्शन हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है मीनिंग्स। फिर भी हम लोग वेट करते हैं, पैराग्राफ के लिए वेट करेंगे। Which of the following statement is not true in the context of the passage? इसमें से कौन सा है जो पैसेज के हिसाब से सही नहीं है। हालांकि इसके लिए पैसेज देखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी देखते हैं, एक आध ऑप्शन ऐसा है कि जो छट सकता है। कह रहे कि वी इफ यू डोंट स्माइल वी आर रनिंग अवर ruining अवर प्रेजेंट। ये हो सकता है, अगर हम स्माइल नहीं करते हैं तो हम अपने प्रेजेंट को बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा है क्या। जो चुपचाप रहेगा, बैठा रहेगा, वो प्रेजेंट को, जो स्माइल कर रहा है वो प्रेजेंट को बर्बाद कर रहा है। हाँ, स्माइल नहीं कर रहा तो प्रेजेंट को बर्बाद कर रहा है, और सीरियस होकर काम कर रहा तो ये सेंस पहला भी जो ये नहीं है। इफ यू स्माइल वी आर मैड, ये तो ऐसे चला गया, दो ऑप्शन देखिए छट गए। द फ्रॉन ऑन आवर फेस इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेस, चेहरे पर जो फ्रॉन है वो हो सकता है। दूसरा, तीसरा ऑप्शन सही है। कॉन्फिडेंस एंड ऑप्टिमिज्म हेल्प अस टू बी चीयरफुल, कि हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है वो क्या करता है कि हमको खुश रखता है। तो ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, थ्री और फोर्थ ऑप्शन हो सकता है, तो पैराग्राफ से पता चलेगा। नेक्स्ट, द ऑथर्स मेन ऑब्जेक्टिव इन राइटिंग द पैसेज सीम्स टू बी, किस पैसेज को लिखने में उसका ऑब्जेक्टिव। अभी ऐसा क्वेश्चन भी जो तो पूरा पैराग्राफ से ही बनता है, ऐसा नहीं बनता। टू वार्न अस ऑफ dull future, to highlight the ill effects of computers, to enhance our skill of time management, to unfold the healing powers of gentle smile। इसमें तो सारे ऑप्शन ठीक ठाक है, इसमें कुछ काट नहीं सकते। स्माइल इज रिफर्ड टू इज प्लेजेंट वेपन, बिकॉज का स्माइल को हम लोग प्लेजेंट वेपन कहते हैं, अच्छा हथियार कहते हैं। क्यों कहते हैं? इट इज हार्मफुल, स्माइल तो हार्मफुल हो ही नहीं सकता, ये तो गया, कहानी खत्म हो गई है। इट पियर्सेस द हार्ट, ये हाथ को क्या करता है, छेद कर दिया। धा का स्पेलिंग धा होना चाहिए था। इट पियर्सेस द हार्ट, स्माइल का दिल में छेद कर देती है। ये कोई सेंस ही नहीं बनता है। मतलब हम लोग कहते हैं कि कातिलाना हमला, लेकिन कातिलाना जैसा कत्ल नहीं होता है मुस्कुराहट से, तो अच्छा लगता है। इट इज पेनफुल, मुस्कुराहट कभी पेनफुल हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये देखिए, तीनों ऑप्शन ये अपने आप छट गया। इसमें तो पैराग्राफ जाने की जरूरत नहीं, अपने आप बन गया ना। इट हेल्प्स अस ओवरकम आवर प्रॉब्लम्स, कि मुस्कुराहट से हम अपनी समस्याओं को जीत सकते हैं। तो ये हो गया। ये तो ऐसे गलत है कि मुस्कान स्माइल क्यों हार्मफुल होगा, कभी ये ऑप्शन नहीं होगा। इट पियर्सेस द हार्ट, मुस्कुराहट क्या किसी के दिल को छेद कर देगा, ये तो कोई सेंस नहीं बनता है। इट इज पेनफुल, मुस्कुराहट कहीं दुखदायक, ये तो होता है नहीं मुस्कुराहट पेनफुल। तो इसका मतलब क्या है, ये तो अपने आप बन गया। यही मैंने कहा था कि एक दो ऑप्शन तो ऐसे ही बन जाता है, देखिए बन गया, पैराग्राफ में जाने की जरूरत नहीं है। जो बच्चा दो क्वेश्चन, तो उसके पैराग्राफ ऐसे ही बन जा रहे हैं, फर्स्ट और ये बन गया, दो क्वेश्चन के लिए पैराग्राफ में जाने की जरूरत है। तो अभी तो फिर क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। अब आते हैं इसके पैराग्राफ में।
क्या कह रहा है कि मॉडर्न लिविंग हैज प्रोग्राम्ड आवर लाइव्स टू हेक्टिक मोनोटोनस शेड्यूल, कि जो मॉडर्न लाइफ है इसने हमारे लाइफ को क्या क्या प्रोग्राम, हेक्टिक, हेक्टिक का मतलब क्या था, अस्त व्यस्त, मोनोटोनस मतलब एक जैसा, शेड्यूल्ड मतलब एक नियमबद्ध, जैसे हम लोग की क्लास को देखिए एकदम फिक्स है कि 6 बजे क्लास लेनी है, 7 बजे क्लास लेनी है, 8 बजे क्लास करनी है, मॉर्निंग में 9 बजे क्लास लेनी है, 11 बजे क्लास लेनी है, एकदम फिक्स है, और उसमें वो इधर उधर भी नहीं हो सकता है। जैसे आप ही देखिए कि जब से हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं लाइफ, एक दिन भी छुट्टी हुई है क्या? मेरी तो छुट्टी एक दिन भी टाइम नहीं हुई, देर हो जाता है लेकिन छुट्टी नहीं, संडे के अलावा कहीं छुट्टी किसी भी टीचर की नहीं होती होगी, देख लीजिएगा। दैट वी हैव फॉरगॉटन द जेंटल स्माइल, हम लोग अपनी मुस्कुराहट भूल गए, दैट वंस फ्लिटेड अक्रॉस द ह्यूमन, जो पहले आज से 50 साल के पहले लोगों को इतना तनाव नहीं था, लोग हमेशा मुस्कुराए तो चेहरे लेकर घूमते रहते। आज तो लोगों को फोन खरीदना है, कार खरीदना है, बंगला खरीदना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, इतने सारे लक्ष्य हासिल दिमाग के सामने रख रखा है, सब पागल हुए जा रहे हैं। स्माइल हैज द पावर टू डिसॉल्व ऑल वरीज, कि स्माइल में इतनी ताकत होती है कि सारे वरी, सारी चिंता को डिसॉल्व कर सकता है, खत्म कर सकता है। इट हैज द ऑल परवेसिव एबिलिटी टू लिफ्ट अस फ्रॉम द एब्सनल डेप्थ ऑफ ग्लूमिनेस, परवेसिव का मतलब होता है व्याप्त, फैला हुआ, एबिलिटी ताकत, टू लिफ्ट अस उठाना, फ्रॉम द एबिसमल बहुत ज्यादा गहरा, डेप्थ ऑफ ग्लूमिनेस यानी कह रहा है, ग्लूमिनेस का मतलब क्या होता है, दुख, चिंता, तो चिंता के गहरे अंधकार से भी हमें यह बाहर निकालने की क्षमता रखता है, गहरे खाई से घर से भी बाहर निकाल सकता है। वी शुड नॉट कोट डाउन, कोट डाउन का मतलब क्या, डरना, को मतलब डराना भी होता है, कोट डाउन को मतलब का मतलब ऐसे होता है, लोग कहते हैं गाय, लेकिन को मतलब डराना भी होता है वर्ब के रूप में, कोट डाउन बाय वर्क प्रेशर दैट अ कांस्टेंट फ्रॉन इम्प्रिजन्स आवर फेस, कि हमें वर्क प्रेशर, काम का दबाव, काम के दबाव से डरना नहीं चाहिए, कि ताकि क्या होगी, कांस्टेंट फ्रॉन, फ्रॉन का मतलब होता है ऐसे प्रकृति तानना, ये चूड़ियां चढ़ाना, जो बल पड़ जाता है चेहरे पर, उसको क्या कहते हैं, फ्रॉन, कि फ्रॉन से हमारा क्या हो, हमारा चेहरा हमेशा कैद हो जाए। इनबिल्ट कॉन्फिडेंस, की अंदर से जो हमारा कॉन्फिडेंस होता है, एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव हेल्प ए स्माइल टू ब्लोजम, इससे क्या होता है स्माइल, जैसे ये लास्ट क्वेश्चन यही था, लास्ट क्वेश्चन का जवाब मिल गया, यहीं पर मिल गया। अ फेस बिरेफ्ट, बिरेफ्ट का मतलब होता है विहीन, बिना, विदाउट, तो फेस बिरेफ्ट ऑफ स्माइल, जो बिना स्माइल के, बिरेफ्ट विदि, विदाउट, जो चेहरा बिना मुस्कुराहट के, मेक्स अस अनाम, वो हमें क्या करता है, निहत्था बनाता है, जिस चेहरे पर कभी मुस्कुराहट नहीं होती वो हमें निहत्था बनाता है। फॉर इट इज अ स्माइल, क्योंकि स्माइल ही है, दैट इज अ प्लेजेंट, जो एक सुंदर क्या वेपन है, हथियार है, सुंदर हो हथियार है, इसका मतलब हार्मफुल नहीं होगा, विच रेसिस्ट, जो रोकता है, ऑल हर्डल, सभी बाधाओं को, एंड प्रॉब्लम्स, और समस्याओं को, दैट डिप्रेस, जो हमें क्या कर सकता है, डिप्रेस कर सकता है। इफ यू लर्न टू स्माइल इन अ क्राइसिस, अगर हमने संकट में, प्रॉब्लम में मुस्कुराना सीख लिया, इट शोज, ये पता चलता है दैट वी हैव द फॉरबियरेंस, के हमें सहन शक्ति है, फॉरबियरेंस स्पेलिंग करेक्शन में पूछता है, पेशेंस, सहन शक्ति, किसी को सहने की क्षमता, एंड करेज, साहस, टू फेस द क्राइसिस, तो संकट को झेलने की हमें क्षमता है। अ स्माइल, मुस्कुराहट, आफ्टर ऑल, कुल मिलाकर, हेल्प्स अस प्रिजर्व, बचा कर रखने में मदद करता है, और परफेक्ट प्रेजेंट, ये प्रिजर्व और प्रेजेंट, प्रिजर्व और, ये परफेक्ट के बाद यहाँ पे कॉमा नहीं होना चाहिए था, तो परफेक्ट प्रेजेंट, कि हमारा बेहतरीन, शानदार, अच्छा प्रेजेंट बचा के रखने में मदद करता है। अनमाइंडफुल और पास्ट, कि पास्ट में क्या हुआ, फ्यूचर में क्या हुआ, इस पर ध्यान दिए बिना हमारे परफेक्ट प्रेजेंट को, बेहतरीन, शानदार, पूर्ण प्रेजेंट को बचा कर रख सकता है। अगर हमारे इसकी पास्ट में क्या हुआ, जो हुआ सो हुआ, फ्यूचर में जो होगा सो देख लेंगे, प्रेजेंट को हम लोग परफेक्ट रखते हैं, बढ़ा रखते हैं। ठीक है, अब देखिए फटाफट कैसे क्वेश्चन बन जाएगा। व्हाट इज मींट बाय प्रोग्राम, ये हो गया पहला, मैंने कहा था यही होना है, कि एकदम शेड्यूल्ड हो गया, हेक्टिक मैकेनिक लाइफ, की 8 बजे काम करना, 10 बजे काम करना, या 5 से 8 काम करना है, एकदम हेक्टिक शेड्यूल्ड हो गया, तो फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए। सेकंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैसेज, के हिसाब से कौन सा सही नहीं है, सही है नहीं, सही नहीं है। द फ्रॉन ऑन आवर फेस इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेस, ये तो बताया था कि जो चेहरा है वो क्या है, इंडिकेशन है। कॉन्फिडेंस एंड ऑप्टिमिज्म हेल्प अस टू बी चीयरफुल, ये भी था, लास्ट पर लाइन यही था, यानी फर्स्ट यही है, ये ज्यादा क्या क्या था, विच इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कि सही कौन सा नहीं है, तब तो फिर यही ऑप्शन हो गया, क्योंकि यही सबसे ज्यादा बकवास था। ठीक है, तो सही यही हो गया ना, क्योंकि कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस, सही कौन सा नहीं, हम तो सही ढूंढ रहे थे, ये तो कह रहा है कि सही कौन सा नहीं है, सही ये नहीं है, इफ यू स्माइल वी आर मैड, ये कोई बकवास है, हम अगर हम लोग हंसते हैं तो पागल है, कि पैराग्राफ में पूरा ये कहीं चर्चा किया किया नहीं।
तो अगर हम नॉर्मल हिसाब से देखते तो ये पहला दूसरा क्या था, ये हो ही नहीं सकता है। लेकिन अगर हम कह रहा है कि विच इज नॉट ट्रू, कि पैसेज ट्रू कौन सा नहीं है, तो पैसेज ने कब कहा, ये तो हम काटा भी इसलिए था ना कि इफ यू स्माइल वी आर लुकिंग, कोई इसने कह दिया कि वो मुस्कुराता वो पागल है, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए नॉट ट्रू की बात कर रहा है, विच इज नॉट ट्रू। तो क्या हो जाएगा, इफ यू स्माइल वी आर बैड। सेकंड, ये पैराग्राफ के सेकंड ऑप्शन हो गया, सेकंड ऑप्शन, क्योंकि जो सही नहीं है उसकी बात कर रहा है। नेक्स्ट क्या कहता है, ऑथर्स मेन ऑब्जेक्टिव इन राइटिंग द पैसेज सीम्स टू बी, कि ऑथर का क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, टू वार्न अस ऑफ अ डल फ्यूचर। ऐसा ऑब्जेक्टिव तो नहीं था कि हमको डल फ्यूचर से चेतावनी दे रहा है। टू हाईलाइट द इल इफेक्ट्स ऑफ कंप्यूटर के, ये तो था ही नहीं, ये तो ऑप्शन ही नहीं था। टू इनहांस अवर स्किल ऑफ टाइम मैनेजमेंट, ये भी इसकी तो बात ही नहीं किया कहीं, दो ऑप्शन तो ऐसे छट गए, टाइम मैनेजमेंट की तो कहीं बात ही नहीं किया। टू अनफोल्ड द हीलिंग पार्ट्स ऑफ जेंटल स्माइल, ये हो सकता है। अनफोल्ड का मतलब क्या, बताना कि भाई जेंटल स्माइल जो एक साथ जो अच्छी सी जो मुस्कुराहट है उसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, यही बताना चाह रहा है, यही कहना चाह रहा है ना। तो ये थी कहानी। अब आते हैं हम लोग, थोड़ा सा पैराग्राफ ये लंबा था और सब चीजों पर आते हैं। अब आते हैं एरर पे। इफ यू हैड वॉक्ड फास्ट इनफ यू विल गेट द बस। ये जो क्वेश्चन है ये है कंडीशनल सेंटेंस का, कह सकते हैं कि अगर उसने तेजी से चला होता, तेजी से चला होता तो उसने बस पकड़ लिया होता। कंडीशनल सेंटेंस के लिए उसको क्या कहते हैं, कंडीशनल सेंटेंस। तो इससे पहले भी कंडीशनल सेंटेंस का क्वेश्चन था, इससे पहले वाला, उसमें क्या था, रियल कंडीशन था, जो कंडीशन फुलफिल हो सकता था। ये क्या, कंडीशन फुलफिल हुआ ही नहीं। तो जो कंडीशन फुलफिल हुआ नहीं उसको हम लोग बनाते हैं हैड प्लस V3। तो यहाँ तक तो ठीक है, ही हैड वॉक फास्ट, किसने, उसका मतलब वो तेजी से नहीं चला, कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ। अगर तेजी से चला होता तो क्या होता, वो ट्रेन पकड़ लेता। तो जो कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ उसको हैड प्लस V3 से बनाते हैं, और उसका जो रिजल्ट होता है उसको वुड हैव प्लस V3 या माइट हैव या कुड हैव से बनाते हैं। लेकिन यहाँ क्या लिखा, विल लिख दिया, ये गलत हो गया। क्या होता, वुड हैव, और गेट का क्या हो जाता, गॉट, गेट का गॉट। कंडीशनल सेंटेंस का, कंडीशनल सेंटेंस 3 होते हैं, पढ़ा रखा है, उसको देख लीजिएगा। कंडीशनल सेंटेंस का क्वेश्चन है। मैनी मैन एडजेक्टिव का क्वेश्चन है कि मैनी अ मैन, मैनी डिटरमिनर्स भी लोग कहते हैं इसको, कि मैनी के साथ हमेशा नाउन भी सिंगुलर होता है और वर्ब भी हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो ये क्या होना चाहिए, हैज। ठीक है, मैनी अ मैन हैज रियलाइज्ड दैट रियल हैप्पीनेस लाइज इन मेकिंग सैक्रिफाइस, त्याग करने में जो है असल खुशी है। द टीचर मेड द बॉयज टू डू द सम ऑल ओवर अगेन, कि टीचर ने बच्चे को बार बार कहा क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले ही बना चुका है और बताओ उसमें सेम वैसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीट भी होता है। तो ये किसका क्वेश्चन है, इन्फिनेटिव का, बेयर इन्फिनेटिव का, बेयर इन्फिनेटिव या बेयर इन्फिनेटिव का, कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं, इन्फिनेटिव में बता रखा है, बेयर इन्फिनेटिव में बता रखा है, उस सारे वर्ड को याद किया, उसमें से मेड था, क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो टू नहीं होना चाहिए था। क्या, इन्फिनेटिव का क्वेश्चन है, टू नहीं होना चाहिए इसमें, कि मेड के बाद, लेट के बाद, सी के बाद, हियर के बाद, ओवर हियर के बाद, इनके बाद जो वर्ब आता है उसमें टू नहीं लगता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या ढूंढने के लिए कह रहा है भाई, चूज द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, कि जो वर्ड दिया है उसका सिनोनिम ढूंढना है। समानार्थक, समानार्थक एक जैसा अर्थ बताने वाला, समानार्थक एक समान मीनिंग वाला, समान मीनिंग वाला कौन है, समानार्थक कौन है। तो चूज द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, गिवन वर्ड का सिनोनिम्स चुनना था। तो डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, पहले सारे ऑप्शन। इंडस्ट्रियस का मतलब क्या है, मेहनती। बोस्टफुल का मतलब क्या, सेखी बात, सेखी बगाड़ने वाला, मतलब जो अपनी तारीफ खुद करे उसको क्या कहते हैं, सेखी बगाड़ने वाला, अपनी तारीफ खुद करे। लेजी का मतलब आलसी, आप जानते हैं। इंटेलिजेंट का मतलब तेज। तो सबसे पहले तो डिलीजेंट का मतलब पता होना चाहिए। तो डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, परिश्रमी। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, हार्ड वर्किंग। तो जवाब तो आपका पहले से तैयार होगा, क्या होगा सिनोनिम्स का, इट का। डी, इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का मतलब क्या, मेहनती है। पर यहाँ एक वर्ड और कंफ्यूज करता है, उसको ध्यान रखिएगा, कभी कई बार कंफ्यूज कर देता है। इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल का मतलब होता है उद्योग धंधे से संबंधित। तो कई बार लोग यहाँ पे इंडस्ट्रियल होना चाहिए, वहां पे इंडस्ट्रियस लिख देगा। चलिए, ही इज एन इंडस्ट्रियल मैन,
गड़बड़ हो गया, इंडस्ट्रियस होना चाहिए। ठीक है, दिस इज एन इंडस्ट्रियस एरिया, गड़बड़ हो गया, दिस इज एन इंडस्ट्रियस एरिया। तो इंडस्ट्रियल जब एग्जाम में आता तो पता नहीं चलता गलती हो गई, लगता ठीक ही तो है, लगता है ठीक ही है, लेकिन इंडस्ट्रियस एरिया नहीं हो सकता। एरिया तो क्या होगा, इंडस्ट्रियल होगा, औद्योगिक होगा, पर्सन हो सकता है इंडस्ट्रियस। तो इंडस्ट्रियस और इंडस्ट्रियल काफी कंफ्यूज करेगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्यूज क्या ढूंढना है, एंटोनिम, अपोजिट, क्या ढूंढना है, अपोजिट ढूंढिए। एक्यूज, तो पहले तो एक्यूज का मीनिंग पता होना चाहिए, तभी तो एंटोनिम्स ढूंढ सकते हैं। कंप्लेंट का मतलब क्या होता है, शिकायत। चार्ज का मतलब क्या होता है, आरोप। एक्सोनरेट का मतलब होता है बाय इज्जत बरी करना। एक्सोनरेट का क्या मतलब, इसका मीनिंग लिखिए, कई बार पूछा है, बाय इज्जत बरी करना, इज्जत के साथ रिहा करना किसी को। जैसे फिल्मों में सुनते होंगे, इन फलाने फलाने साहब को बाइज्जत बरी किया जाता है। तो बाइज्जत बरी करना या इज्जत के साथ रिहा करना या इज्जत के साथ जाने देना, इसको कहते हैं एक्स ऑन रेट, इज्जत के साथ जाने देना या बाइज्जत बरी करना। तो एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना, तो क्या हो जाएगा इसका, ब्लेम। ब्लेम मतलब भी आरोप लगाना। ढूंढना क्या था, ऐसे एंटोनिम ढूंढना था, तो एंटोनिम ढूंढना, एक्यूज मतलब हो गया आरोप लगाना, ब्लेम का मतलब भी हो गया आरोप लगाना, एक्स ऑन रेट चार्ज का मतलब भी क्या होता है, आरोप, कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत। ये तो सारे एक जैसे वर्ड हो गए, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, एक्स ऑन रेट। कि एक्यूज का मतलब हो गया आरोप लगाना, और एक्स ऑन रेट का मतलब हो गया बाइज्जत बरी करना, इज्जत के साथ रिहा करना। तो एक्स ऑन रेट एंटोनिम्स ढूंढना, एंटोनिम अपोजिट। तो एक्यूज मतलब आरोप लगाना, एक्स ऑन रेट मतलब बाइज्जत बरी करना। इसमें ढूंढिए, स्पेलिंग करेक्शन देखना है। क्या करें इसमें, स्पेलिंग करेक्शन। बेलिंगरेंट का मतलब क्या होता है, तो बेलिंगरेंट का मतलब होता है लड़ाका, लड़ने वाला। बेलिंगरेंट का मतलब क्या है, लड़ाका या लड़ने वाला। ये वन वर्ड ऑप्शन में भी पूछता है कई बार, युद्ध का बेलिंगरेंट। मैं देख रहा था कुछ टेक्निकल तो मिस्टेक नहीं है, तो इसका मतलब बेलिंगरेंट का मतलब क्या है, लड़ाका, लड़ाकू। तो ये बहुत बार पूछता है, ये वन वर्ड ऑप्शन में कई बार पूछा हुआ है, वन वर्ड ऑप्शन में। किसी के खिलाफ एकदम लड़ाई में इंटरेस्ट रहने वाला, किसी के खिलाफ जाने वाला, किसी का हमेशा विरोध करते रहने वाला, तो अक्सर पूछता रहता है बेलिंगरेंट। वन वर्ड ऑप्शन में कई बार, कभी कभी एंटोनिम से पूछ लेगा। ये अलग बात है कि यहाँ पे आपको क्या पूछ लिया, स्पेलिंग करेक्शन में पूछ लिया, लेकिन अक्सर ये पूछता रहता है। तो बेलिंग करंट क्या हो गया, बेलिंग करंट बी, ये सही है स्पेलिंग, बेलिंग करंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहाँ से लिया, स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन, स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन। कि स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन, कुछ बोला या कुछ किया बिना किसी तैयारी के, बिना किसी तैयारी के कुछ बोल देना, वन वर्ड ऑप्शन है।
बिना किसी तैयारी के कुछ बोल लेना, कुछ कर देना। स्पोकन रन विदाउट प्रिपरेशन, वन वर्ड क्या हो सकता है इसके लिए? वन वर्ड क्या हो सकता है इसके लिए? तो क्या हो जाएगा? वर्बोज। वर्बोज का मतलब क्या होता है? शब्दों से भरा हुआ, बहुत सारा शब्द, बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया, उसको कहते हैं वर्बोज। अमेच्योर का मतलब होता है शौकिया, शौक से काम करने वाली। स्पेलिंग करेक्शन में कई बार पूछता है, अमेच्योर शौक से काम करने वाला, शौकिया तौर पे काम करने वाला। वर्बेटिम मतलब होता है शब्द, जैसा किसी ने कहा वैसा ही आपने कर दिया, जैसा किसी ने कहा वैसा ही लिख दिया, उसको कहते हैं वर्बेटिम। जैसा शब्द वैसा, वर्ड फॉर वर्ड। एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर का मतलब होता है विदाउट प्रिपरेशन, बिना किसी तैयारी के। तो क्या ऑप्शन होना है? एक्सटेम्पोर, विदाउट एनी प्रिपरेशन, किसी बिना बिना किसी तैयारी के, एक्सटेम्पोर। नेक्स्ट, नेक्स्ट। पुट अप विथ, ये एडीएम में भी आता है, कई जगह ये फ्रेजल वर्ब में भी लिखा रहता है। पुट अप विथ फ्रेजल वर्ब में भी है, ईडीएम में भी है। तो पुट अप विथ का मतलब क्या? पुट अप विथ का मतलब क्या? बर्दाश्त करना, सहना। तो एकोमोडेट का मतलब क्या होता है? एकोमोडेट का मतलब होता है किसी को स्थान देना, जगह देना। एडजस्ट का मतलब क्या होता है? तालमेल करना। अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है? समझना। और टॉलरेट का मतलब क्या होता है? बर्दाश्त करना या सहना। तो पुट अप विद का मतलब भी बर्दाश्त करना, सहना। टॉलरेट का मतलब भी बर्दाश्त करना, सहना। तो ये बात, यही ऑप्शन है इसका। एक और कई बार पूछता है, एक और एरर में भी पूछता है, इसलिए मैं उसको लिखवा रहा हूँ। कोप विथ, ये एरर में बार बार पूछता है। क्यों पूछता है एरर में सर? कि कोप विथ का मतलब ये, इडियम में तो ये पूछता ही पूछता है कोप विथ, जैसे पुट अप विथ पूछा वैसे कोप विथ भी पूछता है, बर्दाश्त करना है, सहना। एग्जाम में एरर में कैसे पूछता है उसे समझ, पुट के साथ क्या है? अप है, पुट अप विथ। तो ऐसे ही क्या करेगा, एग्जाम में लिख देगा कोप अप विथ। तो बर्दाश्त करना का मतलब जो पुट अप विथ होता है, तो पुट अप विथ में तो अप होता है, सही है। लेकिन बर्दाश्त करना का मतलब जब कोप का इस्तेमाल करते हैं तो कोप के साथ अप नहीं होता, कोप के साथ अप नहीं होता, इसलिए ये जो अप लिख देगा ये गलत है। और एग्जाम में एकदम सेंटेंस बना दे कोप अप विथ, कोप अप विथ। लोगों का ध्यान ही नहीं जाता, कुछ लोग याद करके अपना रखते हैं, अच्छा पुट अप विथ मतलब बर्दाश्त होता, तो कोप अप विथ मतलब भी बर्दाश्त करना होता होगा, लॉजिक लगा देते हैं अपना। तो पुट अप विथ मतलब भी बर्दाश्त करना है, टॉलरेट मतलब भी बर्दाश्त करना होता है, कोप विथ मतलब भी बर्दाश्त करना होता है। कोप विथ, कोप के साथ अप नहीं लगाना है, ये ध्यान रखना है, कोप के साथ अप नहीं लगाना है, कोप विथ बर्दाश्त करना। नरेशन चेंज करना है, change the narration, change the narration. The teacher asks the students, did the guide bring you right up to the top? क्या तुम्हारा गाइड जो है तुम्हें टॉप पे ले आया? नरेशन चेंज करना है, फटाफट चेंज कीजिए। नरेशन चेंज करना है, फटाफट चेंज कीजिए। The teacher asks the students, did the guide bring you up to the top? इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बनाने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहले इंट्रोगेटिव में ये देखना पड़ता है, नरेशन में बता रखा है कि क्वेश्चन यस नो है कि डब्ल्यू एस क्वेश्चन है। यस नो क्वेश्चन है तो कनेक्टर लगता है, डब्ल्यू एस क्वेश्चन है तो कनेक्टर नहीं लगता है। और यस नो क्वेश्चन में कनेक्टर इफ या वेदर लगता है। कॉमा इनवर्ट कॉमा हटा देते हैं। तो टीचर इंक्वायर्ड फ्रॉम द स्टूडेंट द गाइड, देखिए इसमें कनेक्टर का इस्तेमाल ही नहीं किया,
जबकि यस नो क्वेश्चन है, इसका जवाब हाँ या ना में हो सकता है। तो जब हाँ या ना में जवाब हो सकता है, यस नो क्वेश्चन है, तो कनेक्टर तो इफ या वेदर होना चाहिए। तो पहले में तो कोई कनेक्टर ही नहीं है, तो पहला ऑप्शन खत्म, पहला ऑप्शन ही खत्म। द टीचर वांटेड टू डू वेदर, इसमें तो कनेक्टर है वेदर। द गाइड क्लाइंब्ड, या तो वर्ड ही बदल दिया, यहाँ कह रहा है ब्रिंग और यहाँ कह रहा है क्लाइंब, तो ये गया ऑप्शन से छठ खत्म हो जा रहा है। द टीचर सॉट इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स वेदर द गाइड ब्रॉट देम, और इसमें ठीक ठाक लिखे वेदर द गाइड ब्रॉट देम राइट टू द टॉप, ये हो सकता था। अब इसमें देखते हैं वेदर द गाइड टुक, अब यहाँ क्या है ब्रिंग, यहाँ कर दिया टुक, इसमें भी क्या कर दिया वर्ड बदल दिया, तीन ऑप्शन ही गलत हो गया, बचाइए। ठीक है, सीक इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या, जानना चाह, तो यहाँ भी तो ये था आस्क था पूछना, तो सीक इन्फॉर्मेशन का मतलब जानना चाह, जानबूझ के शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दिया था ताकि स्टूडेंट के दिमाग में क्या जाए, ये आस्क जाए और वो डी करके आ जाए, और वो भूल जाए कि यहाँ जो वर्ड है ब्रिंग दिया है, यहाँ टुक आ गया, ब्रिंग का टुक कैसे बदल दिया आपने भाई, और यहाँ तो मीनिंग के हिसाब से बदलते हैं, आस्क लिख सकते हैं, इंक्वायर लिख सकते हैं, वांट टू नो लिख सकते हैं, सीक इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, मतलब जानना चाह। तो जानना चाह के लिए तो कोई आस्क लिखेगा, कोई वांटेड टू नो लिखेगा, कोई डिमांडेड लिखेगा, कोई सीक इन्फॉर्मेशन लिखेगा, अपनी मर्जी है। क्योंकि हमें तो जब क्वेश्चन पूछे तो हमें क्वेश्चन वाला, से के जगह क्वेश्चन वाला वर्ड चाहिए, से के जगह अगर क्वेश्चन पूछे तो क्वेश्चन वाला वर्ड चाहिए, तो क्वेश्चन वाला वर्ड तो आस्क भी है, इंक्वायर भी है, वांट टू नो भी है, डिमांड भी है, सीक इन्फॉर्मेशन भी है, जो उसको अच्छा लगा पूछ दिया। तो लोग लेकिन आस्क आस्क दिमाग में बैठा रहता है स्टूडेंट के, तो वो अपना डी करके आ जाते हैं, वो भूल गए कि यहाँ टुक लिख दिया, आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज सिंगिंग सच अ स्वीट सॉन्ग, पैसिव वॉइस में, who is singing such a sweet song, who is singing such a sweet, तो ये सबसे पहले तो is singing लिखा रखा है, is singing लिखा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, is singing प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, बना, तो देखते ही बन जाना चाहिए, तो फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो आंसर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ही होगा, और is के साथ सिंगिंग है तो सबसे पहले तो आपको देखना होगा बीइंग वाला ऑप्शन कौन है, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बीइंग होना जरूरी है। सबसे पहले देखिए बीइंग किस में है, इसमें तो बीइंग है ही नहीं, तो गलत हो गया। हूँ है, इसमें भी बीइंग है ही नहीं, इज सिंगिंग है तो बीइंग होना ही चाहिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में तो बीइंग होना चाहिए, पहले वो ढूंढ लीजिए। अगर एमबीआर के साथ एक्टिव में आईएनजी दिया हुआ है, ये बता रखा है जब मैं वॉइस पढ़ाता था, मैं वही सब के साथ पर ध्यान रखने के लिए कि जब एमबीआर के साथ आईएनजी है तो सबसे पहले बीइंग ढूंढो और सब कुछ को छोड़ो, बीइंग किस ऑप्शन में, इसमें भी नहीं है तो हो ही नहीं सकता है, इसमें भी बीइंग नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता है। बचा क्या, और पूछा, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, खाली इतने से बन गया सिर्फ, और हर जगह ऑप्शन में यही होगा, जब मैं नरेशन पढ़ाता हूँ तो यही बात मैं बताता हूँ ढूंढने के लिए कि भाई ऐसे ढूंढा करो, जरूरी नहीं है कि पूरा, बस टेंस पर कमांड होना चाहिए, तो वॉइस नरेशन यूं बना देंगे, जिसको भी टेंस और टेंस के स्ट्रक्चर पे कमांड है उसके लिए वॉइस नरेशन यूं है, जब रूल पढ़े मैं जैसा मैंने पढ़ा रखा उसके हिसाब से यूं बनाएंगे यूं, लेकिन मैंने तो ऑप्शन से काट दिया, मैं पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत क्या, तो ऑप्शन से ही कट गया, क्योंकि इज आई एन इज सिंगिंग है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हो या पास्ट कॉन्टिन्यूस में, एमईआर के साथ आईएनजी, तो सबसे पहले भाई बीइंग तलाशो, जिसमें बीइंग होगा वही हो सकता है, सीधा सा रूल है। एसएससी वगैरह में तो इससे 20 क्वेश्चन पूछता है, लोग जिसको एक्सपर्ट रहते हैं वो 5 मिनट में 20 क्वेश्चन बनाते हैं, 5 मिनट तो 20 के 20 सही हो सकते हैं और हो जाते हैं। नेक्स्ट, गीता वाज नोन टू बी, Gita was known to be a so nobody interested any important work to her. Fill in the blanks with the words given below. Fill in the blanks जो words है, पढ़िए कि सीता, गीता was known to, उसको जाना जाता था, so nobody interested, इंटरेस्ट का मतलब देना, इन एनी इंपॉर्टेंट वर्क टू हर, कोई उसको काम नहीं देता था, कोई भी महत्वपूर्ण काम उसको नहीं सौंपता था, इंटरेस्ट का मतलब था सौंपना, देना, तो मतलब गीता एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जानी जाती थी कि कोई उसको अपना महत्वपूर्ण काम नहीं सौंपता था, गीता ऐसे व्यक्ति के रूप में जानी जाती थी जिसको कोई व्यक्ति अपना महत्वपूर्ण काम, जरूरी काम नहीं सौंपता था, तो इसका क्या मतलब, फिर क्या थी गीता, वर्कर, वर्कर को तो क्यों नहीं लगे, वर्कर को देना, जोकर, जोकर यहाँ पर फिटे बैठेगा, जोकर है तो फिर तो हंसी मजाक करने वाला हो गया, माइजर, कंजूस, कंजूस आदमी को काम क्यों नहीं देगा कोई, तो इसका मतलब गीता जो है वो कामचोर होगी, काम करना नहीं चाहती होगी, ठीक है, गीता क्या होगी, कामचोर होगी, काम करना नहीं चाहती होगी, क्या, तो जो कामचोर होता है उसकी इंग्लिश होती है सर्कर, शर्क वर्ब होता है, शर्क का मतलब होता है काम से जी चुराना, शर्क का मतलब क्या होता है,
काम से जी चुराना। जो भी व्यक्ति काम से जी चुराने वाला होता है, जिसको काम में मन नहीं लगता है, काम अच्छा नहीं लगता, उसको कहते हैं सर्कर, काम से जी चुराने वाला। क्या करने वाला? काम से जी चुराने वाला। तो काम से जी चुराने वाले को हम कामचोर कह ले। ठीक है, तो क्या होना चाहिए था? ए, सर्कर। गीता वॉज नोन टू बी अ सर्कर। गीता को कामचोर के रूप में जाना जाता था, इसलिए कोई उसको अपना महत्वपूर्ण काम नहीं देता था। गीता को कामचोर के रूप में जाना जाता था, इसलिए कोई भी व्यक्ति उसको अपना महत्वपूर्ण काम नहीं देता था। शर्कर, कामचोर। द थीप एक्सप्लेन्ड हाउ ही फ्रॉम द जेल। कि थीप ने एक्सप्लेन किया, व्याख्या किया कि कैसे जेल से, फ्रॉम द जेल। अब जेल से क्या करेगा? escapes, भागेगा। had escaped, escaped, had escaped। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है, लेकिन ये फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन है सीक्वेंस ऑफ टेंस का, सीक्वेंस ऑफ टेंस प्लस टेंस, दोनों को, टेंस का भी और सीक्वेंस ऑफ टेंस का भी। सीक्वेंस ऑफ टेंस का क्वेश्चन कैसे है? सीक्वेंस ऑफ टेंस क्या कहता है कि भाई जब आपने ये शुरू में ही पास्ट इंडेफिनिट लिख दिया, तो बाद में भी क्या होना चाहिए? जब प्रिंसिपल क्लॉज में ही पास्ट इंडेफिनिट है, पढ़ा रखा सीक्वेंस ऑफ टेंस में, देखिएगा मिल जाए, तो फिर प्रेजेंट कैसे हो सकता है? ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। तो क्या ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता? जब दो ऑप्शन तो ऐसे ही छट गए, क्योंकि आपका प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में, प्रिंसिपल क्लॉज अगर पास्ट इंडेफिनिट में, तो दूसरी सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है प्रेजेंट में हो ही नहीं सकता, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो ही नहीं सकता। ना तो प्रेजेंट के किसी टेंस में हो सकता है, ना फ्यूचर के किसी टेंस में हो सकता है। तो पहला और ऑप्शन और चौथा तो खत्म हो गया। अब बचा क्या? एस्केप्ड और हैड एस्केप्ड। अब मैंने कहा पहले तो ये सीक्वेंस ऑफ टेंस का क्वेश्चन हो गया, अब इसमें टेंस लगेगा। अब टेंस क्या लगेगा? टेंस कह रहा है कि द थिप एक्सप्लेन कि कैसे वो जेल से भागे, यानी ये काम पहले हुआ, एक्सप्लेन बाद में कर रहा। भागा तो वो पहले ना, एक्सप्लेन तो बाद में कर रहा है। तो जो काम पहले हो रखा हो, दो काम हुआ हो, तो दो काम में जो काम पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट से बनाते हैं, और जो काम बाद में उसको पास्ट परफेक्ट से बनाते हैं। तो टेंस का रूल भी आ गया। तो सीक्वेंस ऑफ टेंस और टेंस को मिला के पूछा। देखने में कितना आसान क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन सीक्वेंस ऑफ टेंस और टेंस, टेंस दोनों कंसेप्ट को मिला के, तो जो काम पहले से हो रखा, जो काम पहले हो गया हो, उसको पास्ट परफेक्ट में बोलते हैं हैड प्लस वी3 से, इसलिए क्या होगा? हैड एस्केप्ड, हैड एस्केप्ड। कि कैसे वो जेल से भागा वो बता रहा था, यानी जेल से भागने की बात बता रहा था। जेल से भागा होगा, आधा घंटा 1 घंटे हो गया, 2-4 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, उसके बाद बता रहा होगा कि मैं कैसे जेल से भागा। या जब पकड़ा गया होगा तो उसको एक्सप्लेन कर रहा होगा कि मैं कैसे जेल से भागा था। तो जो काम, दो काम अगर पास्ट में हुआ हो, तो जो काम पहले से हो रखा हो उसमें हैड प्लस वी3 पास्ट परफेक्ट, और जो काम पहले हुआ उसको पास्ट इंडेफिनिट। तो दोनों के स्ट्रक्चर को, दोनों के कंटेंट को मिला दिया, अच्छी तरह से मिला दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन फिर आ रहा है, डिग्री से क्वेश्चन तो बार बार पूछ रहा है। इसका मतलब द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज द हायर योर बिल विल बी। कॉम्पिटिटिव की बात क्या था कि जब पैडल की बात करते हैं कि जितना खाओगे उतना पेट भरेगा, जितना पढ़ोगे उतना ही मैं भूल जाता हूँ, जितना मैं पढ़ता हूँ उतना ही कंफ्यूज हो जाता हूँ, जितने ही ऊपर जाओगे उतना ही ठंड बढ़ता जाएगा या टेम्परेचर कम होता है। जब पैरेलल की बात करते हैं, पैरेलल इंक्रीज या डिक्रीज की बात करते हैं, पैरेलल इंक्रीज या डिक्रीज की बात करते हैं, तो उसमें क्या बताया था? उसमें बताया था कि दोनों तरफ कंपैरेटिव डिग्री लिखते हैं, कंपैरेटिव डिग्री लिखते हैं दोनों तरफ, और दोनों के पहले दा होता है। दोनों तरफ कंपैरेटिव डिग्री लिखते हैं और दोनों के पहले कंपैरेटिव के पहले दा होता है। जैसे ये द मोर कंपैरेटिव डिग्री हो गया, दा लगा दिया, डिग्री में पढ़ा रखा है। तो इसमें भी क्या चाहिए? कंपैरेटिव चाहिए, तो पहले चलो ये कंपैरेटिव हुआ और उसके साथ दा हुआ। इसमें क्या कंपैरेटिव तो है लेकिन दा नहीं है, इसमें भी कंपैरेटिव है लेकिन दा नहीं है, इसमें भी कंपैरेटिव है लेकिन दा नहीं है। दा भी होना चाहिए, कंपैरेटिव भी होना चाहिए, तो ये कंपैरेटिव है साथ साथ दा है, इसलिए क्या होगा? डी ऑप्शन। दा प्लस कंपैरेटिव होना ही चाहिए, दा प्लस कंपैरेटिव। अगर दो के बीच में पैरेलल इंक्रीज या डिक्रीज दे रहे हैं कि एक में इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे में इंक्रीज हो रहा है, एक में डिक्रीज हो रहा है तो दूसरे में डिक्रीज हो रहा है, एक में इंक्रीज हो रहा है तो उसी के हिसाब से दूसरे में डिक्रीज हो रहा है, तो ऐसा अगर पैरेललिज्म है दो एक्शन के बीच में, तो दोनों में कंपैरेटिव और दोनों में द। ठीक है, द हायर यू गो द कोल्डर यू फील, द मोर आई लर्न द मोर आई फॉरगेट। डिग्री का क्वेश्चन होता है ये। एटीन। रीता promised
टू कम, कि आने का वादा किया, बट शी नेवर टर्न, बट शी नेवर टर्न। अब ये सेंटेंस सही है या गलत है? तो ये फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है। फ्रेजल वर्ब क्या होता है? एक होता है टर्न, टर्न, इसको क्या करना पड़ेगा? फिर से लाना पड़ेगा। जब मैंने डिलीट किया तो पूरा का पूरा सेट डिलीट हो गया, फिर से मैं ला दे रहा हूँ। लेकिन आपको ये डबल दिख जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा। मैं भूल गया, इसमें अगर कोई करेक्शन करना होता डिलीट लगा दूं तो पूरा का पूरा पेज गायब हो जाता। तो इसमें सिंपल सा था, फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन था। जैसे मतलब बाद में बताओ, जब तक आ रहा तब तक मैं बता दे रहा हूँ आपको कि जैसे टर्न होता है तो टर्न अप भी है, टर्न डाउन भी होता है। तो टर्न अप भी होता है। टर्न अप का मतलब क्या होता है? या टर्न डाउन भी होता है, टर्न आउट भी होता है। तो टर्न आउट का मतलब होता है प्रोड्यूस करना। टर्न आउट का मतलब या तो प्रोड्यूस करना होता है या बाहर जाते टर्न आउट, टर्न ओवर। टर्न आउट का मतलब बाहर निकालना भी होता है, कभी कभी प्रोड्यूस करना भी। टर्न डाउन का मतलब होता है मना कर देना, मना कर देना। तीनों फ्रेजल हो रहा है, टर्न अप, टर्न आउट, टर्न डाउन। और टर्न अप का मतलब होता है उपस्थित होना, प्रेजेंट होना। तो क्या कर, रीता प्रॉमिस टू कम, रीता ने वादा किया कि हम आएंगे, बट सी नेवर टर्न अप, लेकिन वो कभी उपस्थित नहीं, कभी आई नहीं। तो टर्न अप होना चाहिए था। वादा तो किया लेकिन कभी आई नहीं, वादा तो किया लेकिन कभी आई नहीं। तो ये फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन था। टर्न आउट बाहर निकालना, टर्न डाउन मना करना, खारिज करना, और टर्न अप उपस्थित होना। तीनों फ्रेजल वर्ब, तीनों को ध्यान रखिए। ये जबल पैराग्राफ जंबल की बात है। नॉर्थ ऑफ इटली, तो इसमें क्या करता है, सबसे ज्यादा मदद करेगा आपको प्रीपोजिशन, नाउन और प्रोनाउन सबसे ज्यादा मदद करता है। एक बार रीडिंग लगा लीजिए। नॉर्थ ऑफ इटली देयर आर अबाउट 400 ओल्ड स्टोन ब्रिजेस जॉइनिंग द आइलैंड ऑफ वेनिस, ठीक है। ओके, इन द सिटी देयर आर नो मोटर कार्स, नो हॉर्सेस एंड नो बसेस, ठीक है। these small islands are near one another। अब देखिए these small islands लिख रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इस आइलैंड्स की बात कर रखा होगा, उसके बाद ये आएगा, ये तो आ ही नहीं सकता। इट इज नॉट वन आइलैंड बट 117 आइलैंड्स। एक आइलैंड नहीं है बल्कि क्या 117 आइलैंड है। दिस इज बिकॉज वेनिस हैज नो स्ट्रेट। अब इसमें देखिए ये, दिस इज बिकॉज वेनिस हैज नो स्ट्रेट, ऐसा इसलिए है कि वेनिस में कोई कोई गली नहीं है। अब इसको अगर हम इस बोल करें कि इसमें लिखा था कि इन द सिटी देयर आर नो मोटर कार्स, नो हॉर्सेस एंड नो बसेस, सिटी में कोई बस कार नहीं चलता। क्यों? क्योंकि इसमें कोई गली ही नहीं है। तो इसका मतलब, और ये क्या है, लास्ट, लास्ट पार्ट है। इसका मतलब इसके ठीक पहले ये होना चाहिए। इसका मतलब जो अरेंजमेंट करेंगे उस अरेंजमेंट में ये वाला पार्ट आखिरी होना चाहिए। अब ये वाला जो क्यू वाला पार्ट है वो आखिरी, तभी तो इससे मैच करेगा। लास्ट हम क्या करेंगे कि दिस इज बिकॉज वेनिस हैज नो स्ट्रीट, कि भाई क्यों, कि ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें स्ट्रीट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो इन द सिटी देयर आर नो मोटर्स, नो हॉर्सेस, नो बसेस, ये सबसे लास्ट में जाएगा, उसके बाद ये मैच कर जाएगा। यानी क्यू से हमारा ऑप्शन खत्म होना चाहिए। अब देखिए क्यू से हमारा कौन ऑप्शन खत्म हो रहा है, एक ऑप्शन ये खत्म हो रहा है, एक ऑप्शन ये खत्म हो रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, ये दोनों होगा ही नहीं। अब इस दोनों ऑप्शन में से चुनना है। अब दूसरी बात क्या देख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि दीज स्मॉल आइलैंड्स, तो दीज क्या, इसका मतलब एक से अधिक आइलैंड की बात हुई होगी कहीं।
देखते इट इज नॉट वन आइलैंड बट 117 आइलैंड्स। तो इसका मतलब ये पहले होगा और इसके बाद एस आर होगा, यानी एस के तुरंत बाद आर होगा, होगा ना। कह रहे दिस इज नॉट वन आइलैंड बट 117 आइलैंड्स। तो इस 117 आइलैंड के तो दीज आइलैंड्स आएगा, पहले नाउन आएगा फिर प्रोनाउन आएगा, तो इसका मतलब एस के बाद आर होना चाहिए। तो इसमें देखिए कि एस के बाद आर किस में है, इसमें आर पहले और एस बाद में है, ये तो हो नहीं सकता। इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या होगा, ये होगा। पूरा पढ़ के दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, खाली नाउन का ध्यान रख लीजिएगा, नाउन प्रोनाउन का, तो इससे बन जाता है। और मैचिंग का सेंस का इतना ध्यान रखना, किसके बाद कौन सा आएगा, किसके बाद कौन सा आएगा। हम लोग क्या करते हैं, सबका मीनिंग निकालिए, पूरे सेंटेंस का मीनिंग निकाल के अगर आप पढ़िएगा, मीनिंग निकाल के, तो बात नहीं बनेगी, सेट करने में दिक्कत होगी। आप सबसे पहले ढूंढिएगा कि नाउन किधर है, प्रोनाउन किधर है। जैसे मैंने क्या ढूंढा कि ये दीज है, तो मैंने क्या कहा, अगर दीज है तो उसका मतलब कोई ना कोई प्लूरल नाउन आएगा, तभी तो दीज आएगा, नहीं तो ऐसा कैसे आएगा, ऐसा कैसे आएगा। तो दीज आएगा, इसका मतलब ढूंढिए कहाँ प्लूरल नाउन आ रखा है। तो और उसके बाद क्या कर रहा है, आइलैंड्स की बात कर रहे हैं, एक से अधिक के आइलैंड की बात कहीं ना कहीं किया होगा, तो एक से अधिक आइलैंड की बात क्या की इसमें कर रखा है, तो इसके बाद आ रहेगा, तो इसके बाद आ रहेगा। तो अगर इसी को पकड़ के भी चलते तो सबसे पहला ऑप्शन यही था, यही ठीक हो जाता। तो कोई एक बात, क्योंकि एस के बाद आ रहा और किसी में है ही नहीं, एक बात बस इसको ध्यान में रख लेता तो भी ऑप्शन सी हो जाता, क्योंकि एस के बाद आर तो कहीं है ही नहीं, जबकि ये तो आना ही चाहिए था। ऐसा ही काम करना है। 20 क्या कह रहा है, व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ प्रैक्टिस। ये काफी खतरनाक वर्ड है। दो प्रैक्टिस होता है, एक प्रैक्टिस ये है और एक प्रैक्टिस ये है। तो एस वाला जो प्रैक्टिस होता है, एस वाला जो प्रैक्टिस, एस वाला प्रैक्टिस वर्ब होता है, ये वर्ब है। और ये कौन सा प्रैक्टिस पूछा है, सी वाला अभ्यास, तो ये नाउन होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नाउन है। बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में रहते हैं और वर्ब करके आ जाते हैं, दो एस है। इस तरह से कभी एडवाइस पूछ देगा, तो एस वाला जो एडवाइस है ये क्या है, वर्ब, सलाह देना, एडवाइस। और इसी को और हम ऐसे लिख देंगे एडवाइस, सी वाला तो ये क्या हो जाएगा, नाउन। तो सी वाला जो वर्ड है वो नाउन है और एस वाला वर्ड वर्ब है। तो प्रैक्टिस अभ्यास, और ऐसी वाला प्रैक्टिस मतलब अभ्यास करना। एडवाइस, ADVIC एडवाइस मतलब सलाह, और ADVIS एडवाइस मतलब सलाह देना। दोनों का ध्यान रखिएगा। तो मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है, आराम आराम से पढ़ते रहिए, ठीक से मेहनत करते रहिए। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बेहिचक बेखौफ पूछिए, हम लोग आप ही के लिए, हमेशा आपके लिए। कभी कोई प्रॉब्लम हो तो कांटेक्ट कीजिए।